आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कहानियों की पोटली। आज मेरी पोटली से जो कहानी निकली है उसका नाम है चढ़ा दिमाग। इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और आवाज़ है मेरी, यानी कि आपके दोस्त निशांत सक्सेना की। तो आइए चलते हैं कहानियों के सफ़र पे। शीला शीला स्वभावतः कवि थी। वो कभी कभी कहानियाँ भी लिखा करती थी। उसकी रचनाएं अनेक पत्रों में छपी और खूब प्रशंसा हुई। साहित्य संसार ने उसे बहुत सम्मान दिया और अंत में उसको सर्वश्रेष्ठ लेखिका होने के उपलक्ष्य में साहित्य मंडल द्वारा सरस्वती पारितोषिक दिया गया। क्या था? प्रत्येक समाचार पत्र और मासिक पत्र में उसके सचित्र जीवन चरित्र छपे। उसकी रचनाओं पर आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगे। इन सब चीजों के कारण उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। शीला एक साधारण महिला से बहुत ऊपर पहुंच गई थी। उसको जगह जगह से कवि समाजों से निमंत्रण आने लगे। वो अनेक साहित्यिक संस्थाओं की अध्यक्षा भी चुनी गई। मासिक पत्र पत्रिकाओं के कृपालु संपादकों ने उसकी रचनाओं के लिए तकाजे पर तकाजे आरंभ कर दिए। अनेक से हृदय पाठकों ने परिचय प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखे और इसका परिणाम ये हुआ कि शीला के पास आने वाली डाक का परिमाण बहुत बढ़ गया। उसका छोटा सा घर मानो ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी समाचार पत्र का ऑफिस हो। वो बेचारी इस असीम सहानुभूति के भार से दब गई। बेशक उसके उत्तर की आशा करते थे, लेकिन वो किस किस को उत्तर देती? आखिर पत्र भेजने में भी तो खर्च लगता है। और वो तो निर्धन थी। शीला के पति जेल में थे। सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही गिरफ्तार करके साल भर के लिए उनको श्री कृष्ण मंदिर में बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, इनको 200 रुपए का जुर्माना भी हुआ था। लेकिन इन सब कठिनाइयों को वो धैर्यपूर्वक सह रही थी। मैं शीला को बहुत दिनों से जानता था। जानता ही ना था, बल्कि वो सगी बहन की तरह मुझ पर स्नेह करती थी। और मैं भी उसके ऊपर बिल्कुल छोटी बहन की तरीके से प्यार उमेड़ता रहता था। इधर कुछ निजी झंझटों के कारण मैं उसके घर ना जा सका था। एक दिन यूं ही घर में बैठा हुआ था तो पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफा दिया। खोलकर देखा तो वो पत्र मेरा नहीं था। पत्र तो शीला का था। लता मासिक पत्रिका के संपादक महोदय ने बड़े आग्रह के साथ शीला को कोई रचना भेजने के लिए लिखा था। वो पत्रिका के लिए कोई विशेषांक निकाल रहे थे। पत्र समाप्त करते करते उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी रचना के बिना विशेषांक अधूरा रह जाएगा और उस जैसी विदुषियों के सहयोग से वो कल्पलता के विशेषांक को सफल बना सकेंगे। मैंने पत्र को उलट पलट कर देखा। मालूम होता था कि संपादक महोदय ने भूल से लिफाफे पर मेरा पता लिख दिया है। हालांकि मैं भी एक छोटा मोटा लेखक था। कभी कभी अपनी तुकबंदियां कल्पलता में भेज दिया करता था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत दिन से शीला के घर गया नहीं था, लेकिन अब ये पत्र उसके घर जाने का एक जरिया बन गया था। कारण बन गया था कि मैं उसकी घर की तरफ अपने कदम बढ़ा। दूसरे दिन ही प्रातःकाल उसके घर पहुंच गया। शीला का एक छोटा सा घर था। उस छोटे से घर में एक छोटी सी गृहस्थी थी। में कोई पुरुष था नहीं। उसके नाम पे सिर्फ उसके पति थे, जो कि अभी जेल में अपने दिन काट रहे थे। घर के अंदर केवल शीला और उसकी बूढ़ी सास और एक नन्हा सा बच्चा था। ये
लोग शीला की ही संरक्षकता पर निर्भर थे। अपने पति की अनुपस्थिति में भी वो गृहस्थी को बड़े सुचारू रूप से चलाई जा रही थी, और उसके इस असीम धैर्य और साहस की मैंने मन ही मन प्रशंसा करी। तो साहब, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने एक आंगन में देखा कि शीला अपने कलम और डायरी लेकर कुछ लिख रही है। भी वहां पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और किलकारी मारकर उसकी पीठ पर चढ़ गया, और इसके साथ ही उसके लिखने में फुल स्टॉप लग गया। मैंने पूछा कि क्या लिख रही हो? वो बोली कि कल्पलता के लिए एक कहानी लिख रही थी। मैंने कहा, अरे वाह। वो मुस्कुरा के बोली कि अरे मैं लिख रही थी, मगर जब ये लिखने दे तब ना, जैसे ही कुछ दिमाग में आता है ये आके दिमाग से निकाल देता है। उसने वाक्य को पूरा किया और मैंने उसके साथ ही पूछा कि इतनी बाकी है? वो बोली कि कहानी तो पूरी हो गई है, लेकिन इसके साथ उन्हें एक पत्र भी तो लिखना पड़ेगा। मैंने उस कहानी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो मुस्कुराती हुई बोली कि पहले ये लिफाफा तो पढ़िए, उसके बाद ये कहानी पढ़िएगा। कहते हुए उसने लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पे पता शीला का था और पत्र मेरा था। तो संपादक महोदय ने मुझसे भी शीला की कोई रचना भिजवाने के लिए आग्रह किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही उल्हामा भी दिया था कि उन्होंने शीला को कई पत्र लिखे, लेकिन उन्हें किसी का भी उत्तर ना प्राप्त हुआ। पत्र के अंत में बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने एक लाइन लिखी, इस चढ़े दिमाग का कुछ ठिकाना भी है। मैंने पत्र समाप्त किया। मैं शीला की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, तो इस मुस्कुराहट में उसकी आंतरिक वेदना छिपी थी, उसकी असमर्थता सीमा निहित। दाजित उन्हें छुपाने के लिए प्रहरी की तरह मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। क्षण तक चुप होने के बाद में मैंने पूछा, क्या लिख दूं संपादक जी को? उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या लिखोगे? कहानी भेज दो। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कोई अनुचित थोड़ी लिखा। उनकी जगह अपने आप को और मेरे को रख के देखो। अच्छा बताओ, अगर कोई तुमको इतनी बार पत्र लिखे और तुम उसका जवाब ना दो, तुम्हें क्या लगेगा? भैया, तुम भी तो यही सोचोगे ना कि उसके अंदर बड़ा घमंड है। मैं निरुत्तर हो गया। दोनों चिट्ठियां मेरे हाथ में थी, दोनों की तारीखें भी एक थी। मैं समझ गया था कि जल्दी जल्दी में महोदय साहब ने मेरा पत्र शीला के लिफाफे में और उसका मेरे लिफाफे में रख दिया। मुझे कुछ हंसी आई। मैंने शीला का पत्र बढ़ाते हुए उससे कहा कि लो, ये तुम्हारा पत्र है। मेरे पास उसी तरह से चला आया जैसे मेरा पत्र तुम्हारे पास आ गया। वो पत्र को पढ़ने लगी और मैंने उसकी कहानी उठा ली। उसी समय कोलाहल सुनाई पड़ा। मैंने बाहर जाकर देखा तो तहसील के दो चपरासी ऊंचे ऊंचे लठ लिए खड़े थे। पूछने पे मालूम हुआ कि शीला के पति पे जो 200 रुपए का जुर्माना था, उसे वसूल करने के लिए कुर्की आई है। मैंने उन्हें समझाया बुझाया कि वो कुर्क ना कहने, लेकिन हाँ, चपरासी तो चपरासी थे। उन्हें भी ऊपर से साहब का आदेश जो मिला था। कदाचित नगद नारायण से उनकी पूजा होती तो शायद वो कुछ ठंडे पड़ जाते, पर वहां ना तो शीला के पास कुछ था और ना मेरे पास। आखिरकार कुर्की शुरू हुई। वे लोग घर के अंदर से सामान ला लाकर बाहर रखने लगे। बक्सा, मेज, कुर्सियां, तस्वीरें, बर्तन। पर यह है कि जो भी सामान घर के अंदर था वो सब बाहर आ गया, और
उन सब चीजों से एक छोटी सी दुकान लग गई। शीला शांतिपूर्वक ये सब देख रही थी, किंतु उस शांति के नीचे एक प्रचंड विषाद छिपा था। उससे उसके चेहरे की ओर देखा नहीं जाता था। मैं अपने भाईपन को मन ही मन धिक्कार रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे सामने ही मेरे बहन की लुटिया थाली नीलाम होने जा रही थी और मैं कुछ ना कर सका। खैर, उन सब वस्तुओं की एक सूची तैयार करके चपरासी सामान ठेले पे लाद कर ले जाने लगे। सामान में बच्चों की एक ट्राइसिकल भी थी। एक शीला का छोटा सा बच्चा ब्रजेश माली टाइटिल ऐसा कह के वो मचल पड़ा। शीला कुछ भी ना कह सकी। बच्चे को जबरन गोद में उठा के ले गई और अंदर उसे बंद कर लिया। देर में सामान चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वो बच्चे को कुछ खिला रही थी। उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें सजल थी। मैंने सांत्वना के स्वर में उससे कहा कि बहन, देशभक्तों की तो यही अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर बाद मैं उस कहानी को लेके घर लौट आया। घर आया और कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ी और उसी प्रकार कल्पलता के संपादक साहब के पास भेज दी। कहानी का शीर्षक था चढ़ा दिमाग। तो दोस्तों, अभी आप मेरे साथ सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी चढ़ा दिमाग। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहें मुझसे। जल्द ही लौटता हूँ फिर से अपनी पोटली को लेकर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहानियों की पोटली।